आपने क्या बात की है? कल क्या बात की थी? कल तो बात कर रहे थे, स्ट्रेस पे की थी। कल स्ट्रेस पे कर रहे थे, कल तो स्ट्रेस पे बात कर रहे थे कि स्ट्रेस और उबासी आती है तो स्ट्रेस निकल जाता है उन सब। बात कर रहे थे कि सास बहू की बात कर रहे टीचर आती है विदाई के बाद। सास बहू की कल मेनली बात हुई। इसमें कोई भी यदि कुछ टीचर का जो सास का कहना उसका भी सिलेबस होगा, तो टीचर का क्या सिलेबस होगा उसका कुछ पता चलेगा अभी? मेरे ख्याल तो अभी तक तो मेरे ख्याल से कुछ बताया नहीं था भैया ने, या किसी को याद है तो बताएं। बताना तो पड़ेगा ही, जो भी कल को सास बनने जा रही है उनको पता तो होना चाहिए ना कि क्या हमें करना है। प्रिपरेशन तो उनकी भी जरूरी है। जो कल को माएँ सास बनने जा रही हैं तो उनकी भी जरूरत है, तो पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें उनको पास होनी चाहिए, क्या उनको पता होना चाहिए चीजों के बारे में। मान लिया बहू ने कुछ पूछा, सास का मुझे तो नहीं पता, तो वो भी ठीक नहीं है ना। तो एक तो क्वेश्चन हमारा ये हो गया कि सास बहू की टीचर है तो टीचर का सिलेबस कौन बताएगा? टीचर का सिलेबस क्या होगा? भैया सिलेबस तो अपने हिसाब से बता देंगे, लेकिन टीचर का सिलेबस जो होता है वो पूरे परिवार की रिक्वायरमेंट, उसको समझाना, अपने रीति रिवाज। नहीं मान ले कोई क्वेश्चन बहू ऐसा पूछ लेती है। नहीं, कैसा क्वेश्चन? वो क्वेश्चन आप बताइए, कैसा क्वेश्चन पूछ लेगी जिसका जवाब नहीं होगा? परिवार के बारे में ही होता है और क्या। तो परिवार के बारे में तो उसको सब पता है, सब पता रहता है, सब बताएगी उसको। आजकल की सासों को नहीं पता होता। नहीं पता होता है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, नहीं पता होता है तो फिर तो वो उसको हाथ बांध के बैठ जाना पड़ेगा। नहीं तुम मालिक, एक्चुअली क्या तुम है, टीचर। जो पहले की सासें थी या माएँ थी, वो तो जनरली बताती रहती थी, अपनी बेटियों को करती रहती थी। नहीं, हम पहले से कम पुराने सिस्टम को तो भैया ने कहा कि हम बात ही नहीं करेंगे पुराने सिस्टम के बारे में, तो क्योंकि उन्होंने कहा कि सीता के टाइम से तो पता है ये बात कि इस रिलेशन में प्रॉब्लम रही है। मैं ये नहीं कह रहा वो क्या बताती थी, लेकिन वो जो है जनरली इनकॉर्पोरेट करती रहती थी टाइम टू टाइम, लेकिन आजकल की माएँ नहीं बताती हैं। तो गलत चीज इनकॉर्पोरेट करने का भी बेनिफिट नहीं है ना, जैसे लड़की को कह दिया सास के घर जाना है, जबकि कल भैया ने क्लियरली कहा कि सास के घर जाना है, ये तो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा, ये स्टेटमेंट ही गलत है। लड़की का अपना घर है, सास का अपना घर है, ये तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा ही सास बहू के बीच में। तो टीचर के लिए सिलेबस क्या है ये तो मेरे ख्याल से अभी नहीं पता, या कम से कम मुझे तो नहीं पता। किसी और को पता है तो वो जरूर बता सकते हैं। हम अपने विचार से बात अपनी रख सकते हैं, बाकी तो उसको करेक्ट तो भैया कर ही देंगे। परिवार का वातावरण और परिवार की हर जरूरत सिलेबस में तो यही आएगा मेरे हिसाब से, तो और कुछ आता नहीं। परिवार की जरूरत, परिवार का हम शब्द क्या बोलूं उसके लिए, कोई जो कौन सा धर्म अपना रहा है, वो जो उस घर में लोग रहते हैं उन सबका, उसका वातावरण, उनका स्वभाव, उनकी जरूरत। अब ये तो हमें कंफर्म करना पड़ेगा भैया से। नहीं, मैंने तो बताया, कंफर्म तो भैया से ही करेंगे। इसमें बड़े सारे क्वेश्चन उठ जाते हैं, क्योंकि एक तो भैया ने कहा था कल कि होमवर्क भी देगी, जैसे स्कूल में टीचर होता है वो पढ़ाता भी है, वो होमवर्क भी कर देता है। तो होमवर्क क्या होगा, पहली बात। फिर स्टूडेंट ने होमवर्क नहीं किया, फिर सजा। स्कूल में तो टीचर पनिश करती है, तो पनिशमेंट अगर बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा। ऐसे तो नहीं कोई बच्चा होमवर्क करके लाता। पनिशमेंट के बारे में वो बताएंगे, उसके लिए हम नहीं बोल सकते। सारी चीजें भी है ना, क्योंकि होमवर्क करे स्टूडेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। होमवर्क नहीं देगी टीचर होमवर्क तो देगी नहीं, और तो करवाएगी। कल बता तो दिया, वो तो बता देगी। करना तो परिवार को क्या है, चलाना तो बहू को है, समझो। परिवार को सारा काम जो भी है, जो भी चीजें बहू करनी है, लेकिन टीचर उसको गाइड करेगी। जैसे नहीं तो यहाँ तो आज तो अपना सवाल टीचर का सिलेबस आया है ना, और तो अभी कोई बात आई नहीं ना। अभी टीचर का सिलेबस क्या होगा अपना, इस पे विचार कर रहे हैं। टीचर का सिलेबस भी होगा, लेकिन टीचर ये इंश्योर कैसे करेगी कि स्टूडेंट सीख ले और स्टूडेंट होमवर्क करे?
ये क्वेश्चन ग्रुप में भी तुरंत डाल दीजिए। ग्रुप में कोई और भैया आ गए वैसे। आ गए। हाँ ठीक है। हाँ जी प्रणाम भैया। देर हो गई क्या मेरे को? प्रणाम भैया। प्रणाम। अरे मेरे को देर हो गई क्या? प्रणाम भैया। नहीं ठीक है। हम आपको जल्दी कम आ से गए थे। वो आप टाइम मेरठ वाले ना कपिल का फोन आ गया। अच्छा। उसके जिया जी की डेथ हो गई ना गुड़गांव वाले। ओहो कब होगी? संडे को हुई। किसकी भी है? अच्छा कैंसर कपिल था जी ना वो मेरठ वाला। मेरठ वाला शास्त्री नगर वाला कपिल जो था उसके जीजा की डेथ हो गई, कैंसर था उनको। अरे जाए किराए पे रहते थे। हाँ समझ गया। उसके जिया जी बीमार थे ना तो कैंसर हो गया था उसको, तो अब वो चला गया। वो बता रहा था बेसिकली इस चक्कर में लग गए 5-7 मिनट। दुखी तो वो मतलब परेशान तो है ही ना घर के चक्कर में। हाँ चलो छोड़ो, अब क्या बात कर रहे थे हम? इस पे क्या चल रहा है आगे? हम ये पूछ रहे थे, क्वेश्चन था एक कल के उस पे, टीचर सास टीचर है, टीचर का काम करेगी, उसका सिलेबस क्या होगा? सास का भी कोई सिलेबस होगा? तो ये क्या मतलब हुआ है? ये तो समाज बनाएगा ना, इससे हमें क्या लेना देना? तो टीचर क्या करता है? टीचर तो पढ़ाता है। एनसीईआरटी ने बना के दे दिया, उसको फॉलो करता है। तो वो कौन बनाएगा? मतलब समाज में कौन होगा? कोई भी बनाए, उससे हमें क्या करना? हमें तो ये पता है कि ये डिक्लेयर होना चाहिए बस। सिलेबस कोई भी बनाए, अपने अपने घर का सारे बनाएंगे। तो फिर इसका मतलब तो सास का गुरु बनाएगा सिलेबस, जो सास का गुरु है वही बनाएगा। तुम लोग जो है ना उस चीज में चले जाते हो जो तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं है, तो उसमें जाने का तुम्हें मिलेगा क्या? उस बात पे बहस करने का मिलेगा क्या, ये बताओ। नहीं भैया, उसमें ये पॉइंट है कि ये पूछने का कारण ये है कि क्या टीचर हमको हमारे जॉब के लिए भी गाइड करेगी, हमारे उठने बैठने गाइड क्यों? जॉब से क्या मतलब है? घर की बात हो रही है। घर सास घर में बहू की टीचर है, तुम्हारी थोड़ी है। तो टीचर भी बोलेगी ना मेरे से पूछ के जॉब अटेंड करना, ये जॉब नहीं करनी, वो करनी, बहुत सारी बातें। किसने कहा? ये कहाँ पर लिखा है? जॉब से बहू की जिंदगी से क्या मतलब? तो वो तो अपने घर में क्या होता है वो बताएगी। तो इसीलिए सिलेबस पूछ रहे हैं ना वो कंसल जी, इसीलिए। वो तो पहली बात हुई ना ये वाली। तुम ये जॉब, वही तो मैं कर रहा हूँ, तुम जो गलत दिशा में चले जाते हो ना, उस चीज में चले जाते हो जो तुम जिससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। सिलेबस तुम लोग तो बनाओगे नहीं, क्योंकि उस फील्ड में भी इंटरफेरेंस होता है ना, इसीलिए होता ना। कैसे हो जाएगा इंटरफेरेंस? अगर घर में है कि नहीं है? एक बात सुनो मेरी, अगर घर में भाभी है ही नहीं किसी के, तो भाभी के बारे में क्यों बताएगी? नहीं भाभी नहीं, हम तो जॉब के बात तो बारे घर में। की हो रही है, बात जो है सिर्फ परिवार चलाने की हो रही है। अच्छा अच्छा। तुम पता नहीं कहाँ चले जाते हो। प्रणाम भैया। राम चाल तो चाल। इसीलिए सिलेबस बढ़िया भैया, एकदम। इसीलिए आई। सिलेबस तो सबके घर का अपना अपना होगा। हाँ मैंने भी परिवार बोला ना, अपने परिवार के बारे में और बताइए। घर के बाहर का उससे क्या मतलब है? वो तो जो कुएं में कूदो या खाई में कूदो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। उससे क्या मतलब है भाई उस बात का? नहीं तो वो क्या घूमना फिरना भी तय करेगी क्या बहू का, कि अभी घूमना है या नहीं घूमना है? फिर वही बात तुम रिलेशन तक क्यों नहीं रखते हो कि रिलेशन के बारे में भाई कौन घर में कैसा बिहेव करता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, ये बताना है। अच्छा। जिससे कि उसको समझ आ रहा है कि इस घर में अगर मुझे रहना है तो इन सब के बारे में मुझे आइडिया लग गया कैसे बिहेव करना है। ये डिसाइड तो वो करेगी कि मुझे करना है कि नहीं करना है। हाँ तो इसीलिए वो सिलेबस की बात आई ना भैया, जो तो सिलेबस तो हो ही नहीं सकता ना इसमें। किसी के घर में भाभी है, किसी के घर में ननद है, किसी के घर में कोई है, किसी के घर में कोई है। तो वो तो सिलेबस भैया वो तो अलग होगा ना, बीए बीकॉम और बीएससी के हिसाब से सिलेबस होगा। सिलेबस तो होगा ही ना। नहीं ना, सिलेबस नहीं होगा ना। बीए का अलग होगा, बीकॉम का अलग होगा, बीएससी का अलग होगा। अरे सिलेबस नहीं होगा ना। वो सिलेबस जो वो सिर्फ जो है घर के अंदर जो नया मेंबर आ रहा है और तुम्हें पता है ये यहाँ पे रहेगा, तो उसको बताना नहीं पड़ेगा कि कौन क्या करता है क्या करता है। हाँ हाँ। तो फिर वही तो हो रहा है।
और वो सास अगर बताएगी तो बेस्ट बताएगी, और कोई बताएगा तो वो आधी अधूरी चीजें बताएगा। हाँ। तो ये फर्क है। एक और है क्वेश्चन कि जनरली आजकल विश्वास होते हैं जो आजकल मानते हैं धर्म आजकल के से बारे क्या में। मतलब है, फिर वही बात, आजकल जो पीछे हो रहा है उससे हमें कोई मतलब है ही नहीं, हमें तो आगे का ठीक करना है। नहीं, जो मान मानते लिया हैं वो बात करनी नहीं है किसी ने भी आज की तारीख में, जो कौन क्या मानता है क्या नहीं मानता, हमें उससे कोई मतलब नहीं। नहीं, मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे लड़की है, लड़की क्या मान लिया आसाराम बापू को वो करते हैं, फिर वही बात, जब हम नाम कह रहे हैं हमारी उसमें आशाराम बापू एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो जब बहू आएगी तो बहू को इसका मतलब जब रिश्ता होने जाएगा तभी बता दिया जाना चाहिए पहले ही। होता ही तो निश्चल विवाह, इसीलिए तो विधि बनाई गई। तुम आगे का सोचो, पीछे का क्यों सोचते हो, मुझे ये समझ में नहीं आता। एक आज एक्चुअली मैं यही बात टॉपिक पे बात करने वाला था कि तुम लोगों को हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट क्यों है। हम लोग जी हिस्ट्री के हिसाब से ही रहे हैं ना जीवन को। किसने कहा, कहाँ लिखा है, कौन जी रहा है हिस्ट्री के हिसाब से, बता दो मेरे को, एक भी बता दो। हम सभी बंधा हुआ जीवन जी रहे हैं जैसा कि समाज ने बांधा हुआ है सब। वो तो समाज तो हमेशा बांध के रखेगा ना, तो तो वो रोज क्यों हिस्ट्री बदल रहा है होगी, फिर ये। तो हिस्ट्री तो भैया हो गई ना ये तो। वो हिस्ट्री होगी तो उसको चिपका, उसको सिर पे बोझ, एक बात बताओ, हिस्ट्री जो हो गई उसको सिर पे लाद के लेके चलते रहोगे तो तुम बढ़ोगे कैसे आगे, वहीं के वहीं रह जाओगे, फिर हाँ, आगे बस बढ़ ही नहीं सकते। वही क्लियर करना था ना, वही। नहीं, वो क्लियर नहीं कर रहे ना तुम लोग वापस उसी में चले जाते हो, हाँ क्योंकि वो बोझ तुमने अभी तक उतारा ही नहीं सिर से। हाँ डेफिनेटली। तो उतारो ना उसको यार, उतारोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो बढ़ोगे कैसे। जी, जो हो रहा है उससे मतलब नहीं, करना क्या है उस पर ध्यान देना है। जो करना क्या है उस पे ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि तुम परिवार आगे बढ़ता है, पीछे कभी जाता है क्या परिवार, ये बताओ। हाँ, मतलब हो रहा है तो क्लेरिफिकेशन अब जरूरी नहीं। नहीं हो रहा है का क्लैरिफिकेशन करके तुम करोगे क्या है, वो तो तुम्हें पता ही है क्या हो रहा है, उसमें क्लैरिफिकेशन कहाँ से आ गया, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो हो रहा है वो तो तुम लोगों के सामने ही हो रहा है ना, तो उसमें क्लैरिफिकेशन की जरूरत कहाँ से आ गई, और कौन क्लैरिफिकेशन करेगा, क्योंकि हर एरिया में अपना अपना जगह, हर परिवार में अपना अपना होता है, तो उसके लिए दूसरे के परिवार को थोड़ी कोई स्टडी करेगा। नहीं समझे, ये जो इसीलिए हमारी हमने हिस्ट्री को इतना बिगाड़ दिया गया कि जो था पहले, जो मतलब आज से 5,000 साल पहले था उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, और जो साला 100 साल पहले की हिस्ट्री की बात करते हैं, और हिस्ट्री की बात कोई करना नहीं चाहता। मुझे समझ में नहीं आता कि इतना कंफ्यूजन क्यों है। तुम सारी हिस्ट्री फेंक दो ना उठा के, या सारी समझो। हाँ, यह सारी फेंकना आसान है। तो फिर तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, फेंकना आसान है तो फेंको ना यार, फेंक क्यों नहीं रहे हो, मैं तो ये कह रहा हूँ। कर तो रहे हैं भैया, अब नई जनरेशन के जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, वो पूरी तरीके से हिस्ट्री को डिस्कार्ड करते हैं, जो भी किसको? कुछ हिस्ट्री को क्या, वो तो प्रेजेंट को भी डिस्कार्ड करते हैं। हिस्ट्री को अगर डिस्कार्ड कर रहे होते तो शादियों का पैटर्न शायद बदल जाता कब का। हाँ जी। पैटर्न मतलब कि आज भी सारी यंगर जनरेशन मंदिर जा रही है, हाँ जी। आज भी जो दूसरे जो रिलीजन इतने सारे शुरू हो गए, जहाँ सारे ही मंदिर रहे हैं, सबने अपने अपने मंदिर का नाम बदल दिया, बस यही तो किया, और क्या किया। हाँ ठीक बात है। फिर ये कोई लॉजिक हुआ क्या, तुम बदला क्या, किस जनरेशन ने क्या बदला, ये बताओ मेरे को। एक सिर्फ एक आज की जनरेशन का ये तो मैं कह सकता हूँ कि वो सारी की सारी चीजों पे गूगल बाबा पे डिपेंड रहने लगे, जिसको खुद को कुछ नहीं पता, जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता। अरे वो गूगल बाबा जो एग्जिस्ट नहीं करता, अगर तुम्हें उसके ऊपर भरोसा है तो फिर कृष्ण के ऊपर क्यों नहीं है।
कहते हो? जब तक तुम अपने सिर से टोकरा जिसमें के पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है कबाड़, उसको फेंकोगे नहीं, तब तक जो है वो जगह बनेगी नहीं। तो नई चीज समझ कैसे आएगी, ये बताओ मेरे को। हवन जो शुरू करो, मैंने ऐड करा, हवन क्यों ऐड करा पता है? नहीं पता। तुम अपना कूड़ा उसमें जला दो, अपना अपना, इसीलिए सबको अपना अपना हवन करने को कहा। और वो वही का वही है, वो इंटैक्ट है बिल्कुल, उसमें कोई उसको छेड़ता ही नहीं कोई एक्चुअली। एक बड़ी सिंपल सी चीज भी अभी तक लोगों को समझ नहीं आई है, मतलब पब्लिक, जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूं मैं, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, कि हमेशा चीजें आगे चलती है, पीछे कोई नहीं जाता, कुछ नहीं होता पीछे का। तैयारी तुम्हें करनी है कि जो कर्मफल आएगा उसको भुगतने के लिए तैयारी करनी है तुम्हें, ना कि ये सोचना है कि यार ये कर्मफल मुझे आया क्यों। और ज्यादातर यही होता है कि ये सोचने लग जाता है कि ये कर्मफल मुझे आया क्यों, इस बारे में सोचने लगते हैं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि भगवान के ऊपर डाउट करना सबसे आसान है। नियम जो है, जो जिसने बनाए हैं, उस नियम के ऊपर डाउट करना सबसे आसान है, और उसी नियमों के डाउट को ही लोगों ने कंफ्यूजन में कन्वर्ट कर लिया। ये जो सारे इतने सारे जो धर्म बनाने पड़े इन लोगों को, वो इसलिए बनाने पड़े कि डाउट है, कंफ्यूजन करो तो हम अपने तरीके से रिसर्च करेंगे। तो उन्होंने सबने रिसर्च पे चले गए सारे के सारे। तो रिसर्च का मतलब ही, अगर रिसर्च वर्ड का ही समझ लो कि दोबारा खोजना, तो री में, और वैसे कहते हैं कि देयर इज नो पॉइंट री इन्वेंटिंग द व्हील। और सारे व्हील को री इन्वेंट कर रहे हैं। इसलिए हम सब ये कोई सोचने को तैयार नहीं है कि जो नया बच्चा आया है उसको आगे कैसे चलाना है। वो ये सोचने को, ये एस्ट्रोलॉजी की ये जो प्रॉब्लम है, वह एस्ट्रोलॉजी की दी हुई है एक्चुअली। तो कि तुम्हारे पिछले जन्म क्या था, उससे पिछले जन्म में तुम्हारा क्या था, उसकी वजह से तुम्हें ये कर्मफल इस टाइम पे आएगा। आएगा या नहीं आएगा ये पता नहीं। फिर वो काल सर्पयोग इतना बेचा गया, किसी को है नहीं है, क्या है क्या नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता। पर सबने काल, जो कहते हैं लोगों ने मेरे को बताया, कहते हैं सर क्या 1.5 लाख रुपया तो लग रहा था, हमने कहा लगा के खत्म करो, हो सकता कोई प्रॉब्लम हो। क्यों? क्योंकि पैसा इतना है। एस्ट्रोलॉजी ने कह दिया कि तेरे ये प्रॉब्लम है, तेरे तो ये ग्रह खराब है, कुछ भी फीस मांग लो। भाई कंफ्यूजन तो, जो नियमों में डाउट है, वो डाउट आया कहां से? और सबने अपने अपने नियम बना लिए, और फाइनली वो नियम कॉपी तो उसी में से करे हैं। किसी ने कोई 4 कर लिया, किसी ने कोई 4 कर लिया, किसी ने कोई 4 कर लिया। बता दो, आज की तारीख में जो मंदिरों में दान देने की प्रथा हुआ करती थी, क्या कहीं कोई ऐसा धर्म है जिसमें दान देने की प्रथा नहीं है? बता दो मेरे को। बताओ। निश्चल जो इसमें फीस लेता है ना, दान नहीं है, फीस है, फीस अलग चीज होती है। तो यही फर्क है।
तो ये चीजें समझो ना यार, आगे की मैं आगे का जो सिखा रहा हूँ, तो तुम पीछे का बोझ तो उतारो, तुम तो कुछ करो। पीछे का बोझ कैसे उतारे? कैसे उतारे? हवन है, फूकते रहो उसमें। करे तो जा रहे हैं। तो हवन ही कर रहे हो ना, फूक थोड़ी रहे हो। नहीं बोलना तुम तो पड़ेगा। कपूर फूक रहे, तुम तो कपूर फूक रहे हो, तुम बोझ नहीं फूक रहे। बोलना मुझे नहीं पता क्या? फूक है। कपूरी फूकने की हो रही थी। हाँ वही तो कपूर फूकने की हो रही थी, तो उसने यहाँ पहुंचा दिया ना कि बेटा इसके साथ ये भी फूकना है। तो खुद थोड़ी कूद जाएंगे, उससे भी कुछ नहीं होना। खुद थोड़ी कूद जाएंगे हवन कुंड में, उससे भी कुछ नहीं होना। क्यों? जब तुमने अगर कूड़ा फूक दिया पिछले का, यार सारी जगह तो कूड़ा फूका जा रहा है, तुम क्यों नहीं फूक सकते अपना? घर का कूड़ा तो तुम फटाफट फूक देते हो। प्रोसीजर पता है ना उसका। तो घर का, ये तो हवन कर रहे हो तो उसमें अपना ही कूड़ा फूक लेगा। हवन एक्चुअली किया जाता था इसी पर्पज से कि अपना जो है नेगेटिविटी वो फूक दो। हवन का पर्पज यही था। पर लोगों ने सामग्री को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। गाय के गोबर की बना लो, या लकड़ी की बना लो, या चंदन की लकड़ी की बना लो, ये शुरू कर दिया। पूछ लेना, पूछ लो। जी, अगर हमने नेगेटिविटी सारी हमारी हवन में जला दी, उसके बाद भी हम अगर हवन करते रहे रोज, तो क्या होगा? वो ये होगा कि रोज जो तुम बाहर निकलते हो तो 1000 तरह की तो और लेके आते हो। तुमने जला दी, बाकी तो है, उन्होंने तो नहीं जलाई। हाँ, जब सारा विश्व करने लग जाएगा तो सारे के सारे जो है वर्ल्ड में जो जितने भी वायरस है वो खत्म हो जाएंगे। फिर हवन करने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो रोटी बनाओ और खाओ। भाई एक बात आप मेरे को, कि रोटी बनाने में भी तो तुम आग लगाते हो। बिना आग के तो रोटी नहीं बन सकती। तो समझ लो वो हवन ही है एक किस्म से। तो पहले अंगीठियां हुआ करती थी, तो वो हवन कुंडी तो था। चूल्हा भी जो जलता था, हैं? चूल्हा जो जलता था वो भी हवन कुंड होता था। चूल्हा कौन सा? जब रोटी बनती है चूल्हे पे, चूल्हा अंगीठी तो बाद में आई है, पहले चूल्हे जलते थे। चूल्हा क्या होता है? मुझे क्या पता चूल्हा क्या होता है। जिसमें लकड़ी जलती है, फिर धीरे धीरे करके लकड़ी जलाते हैं, ईंट रख के बनाते हैं। ओहो, बात आग लगाने की हो रही है। आग जैसे मर्जी लगा लो यार, जहां मर्जी लगा लो, रोटी तो बिना आग के नहीं बनने की। अच्छा, आग कूड़ा जलाती है। तो हवन एक्चुअली रोटी बनाना एक हवन कहलाता था। और कपूर का जो हवन है वो बेसिकली जो फ्यूल जलता है जैसे बिल्कुल खत्म हो जाता है, कोई राख नहीं छोड़ता अपनी। गैस जो है जलती है तो कोई राख नहीं छोड़ती। गैस का प्रोविजन क्यों किया गया ये समझो तुम। राख नहीं छोड़ती ना गैस या हवन कपूर की है। भाई गैस का प्रोविजन क्यों किया गया ये समझ के देखो। इससे राख ना बचे। फिर तो राख क्या है? कूड़ा ही तो है। अच्छा, राख कूड़ा है। नेचुरली क्या राख का क्या अचार डालेगी? रेसिड्यू हो गया, रिमाइंडर। वेस्ट ही हुआ ना। राख तो पहले भैया बर्तन मांजने के काम आती थी। वो मजबूरी थी ना, फिर वो कर लिया। तो बाय प्रोडक्ट यूज करने वाली बात होगी। वो तो फिर मजबूरी होगी ना कि इतनी राख इकट्ठी होनी शुरू होगी, अब इसका करे क्या।
और बर्तन मांजने के बाद भी वो राख तो राख रही, वो कहीं चली थोड़ी गई। तुम्हें पता है कि ये जो खेतों में जब वो फसल काट लेते हैं तो नीचे जो बच जाता है उसको जलाया करते थे। ट्राली जलाना बोलते हैं। हैं? ट्राली जलाना? नहीं, पराली तो अलग चीज है। वो नीचे जो बच जाता है वो पराली होता है क्या? मुझे नहीं पता। मैं तो ये जानता हूँ कि उसको जलाया करते थे खेतों में। तो उसके अगेंस्ट में लोग क्यों आए? वही है ना जी, ट्राली। वही पराली है ना। जो भी है, अरे जो भी है यार, बात तो समझ गए ना कि खेतों के हाँ। फसल काटने के बाद जो बचता है उसको जलाया करते थे, तो वो जलाना क्यों बंद कर रहे हैं? प्रदूषण बढ़ा रहा है ना, हवा का। प्रदूषण आ रहा है इसीलिए। तो प्रदूषण जो है राख प्रदूषण हो गया ना इसका मतलब। हाँ, इसलिए बंद करी जा रही है। मतलब तुम लोगों ने, ये तो साइंस की बात करते हैं सारे, और कभी सोचता तो कोई है ही नहीं, क्योंकि ये सब टेक्नोलॉजी है, साइंस नहीं है जी। पहले जो राख होती थी, राख जो है, एक बात समझो, क्या राख किसी काम आती है? नहीं, सवाए बहाने के, पानी में बहाने के तो आती है बस, और तो कुछ होता ही नहीं उसका। तो पानी में क्यों बहाई जाती है पता है? पानी में वो क्लियर कीजिए आप। वो भी उसमें भी वो मिल जाए इसलिए। नहीं, जिससे उड़े ना। वो भी उसमें खत्म हो जाए पूरी तरीके से। समुद्र का पानी जो है नमकीन होता है जी, समुद्र का, हाँ जी। उसमें नमक होता है। तो प्रकृति ने, नमक होता है बावली। ये एक प्रिंट आउट निकला क्या? देखो वैसे हमारे यहाँ सारे पढ़े लिखे तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो वो नमक, प्रकृति ने सारे समुद्र को नमकीन बनाया। हाँ। और नदियां सारी की सारी बढ़िया पानी लेके आती है, पर फाइनली वो समुद्र में मिलती है जाके। क्यों? नमक भी हर चीज को खत्म कर देता है पूरा। नमक जो है हर चीज को डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, एग्जैक्टली। यानी एक्चुअली स्पीकिंग, नमक जो है वो नमक, खाली नमक नहीं, पानी, नमक वाला पानी जो है वो हर चीज को 5 तत्वों में कन्वर्ट कर देता है। सलाइन वाटर। क्या समझे? है? नमक वाला पानी हर चीज को 5 तत्वों में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन नमक जो है समुद्र वाला, कभी नमक, कोई सा भी नमक, तो कोई सा भी नमक से बात नहीं हो रही, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। 5 तत्वों में कन्वर्ट करता है समुद्र वाला नमक। एक पहाड़ी नमक होता है, एक समुद्री नमक होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। अरे नमक तो हर चीज में होता है, पहाड़ी क्या, वेजिटेबल नमक भी होता है, सारी सब्जियों में नमक होता है। वो कौन सा होता है? समुद्री नमक वो होता है जो टाटर सॉल्ट वगैरह आ रहा है बाजार में। नहीं, ये तो सब सांबर लेक के होते हैं। सांबर लेक एक खेत है जहाँ पे नमक पैदा होता है। अच्छा, बहुत बड़ा खेत है, उसमें नमक पैदा होता ही रहता है कंटिन्यूअसली। तो ये वहां से टाटा नमक बनता है, और जो सारे नमक वहीं से बनते हैं, सारे नमक वहीं से बनते हैं। समुद्री नमक कहाँ होता है? कहीं भी नहीं होता। समुद्र में समुद्री नमक जो गांधी जी ने बनाया था असहयोग आंदोलन के समय। नहीं, ये जो कच्छ में वो नहीं बनाया था। कच्छ में जो देखने गए थे। तुम्हारे लोगों की प्रॉब्लम यही है कि तुम हिस्ट्री में चले जाते हो। भैया ये कच्छ वाला नमक तो ओरिजिनल हुआ ना। कच्छ वाला कौन सा है? जो समुद्र का पानी जो आगे बढ़ जाता है वो नमक पीछे छोड़ता है, वही तो बनाता है वो नमक। वो उस नमक में क्या क्या मिलाया जाता है ये पता है तुम्हें? नहीं, मिलाने वाली बात दूसरी है, नमक तो ओरिजिनल वही है ना। ओरिजिनल क्या हुआ यार, मेरे को ये समझ नहीं आया, ओरिजिनल क्या हुआ? समुद्रिक नमक, ओरिजिनल में समुद्रिक नमक। फिर वही बात। अरे यार तुम लोग साइंस को छोड़ दो, कब छोड़ोगे? तुरंत छोड़ दो, तुरंत।
साइंस जो है सिर्फ रिसर्च करवाती है और कुछ नहीं कराती, और कल को कह देगी कि वो तो गलत था। अब तुम क्या करोगे, नमक निकालोगे क्या बॉडी में से? नहीं। फिर तो तुम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ते हो? अभी आजकल जो है ना बड़ा चल रहा है कि सेंधा नमक खाना चाहिए, सेंधा नमक खाना चाहिए। हाँ जी। सेंधा नमक जो है, अगर तुम क्वांटिटी तुम्हारी अगर बहुत ज्यादा कंट्रोल में नहीं करी तो वो पथरी बनेगा, गारंटी है। कहीं भी नहीं। अच्छा जी। हाँ। वो तो डिब्बे में भी पत्थर बन जाता है, डिब्बे में रखा भी पत्थर बनना शुरू हो जाता है। तो यार ये बात तुम बताओगे लोगों को तभी तो पता लगेगी, मेरे को बताने से क्या फायदा, मुझे तो पता ही है। मैं क्यों बताऊंगी, किसी को सूट कर रहा है किसी को नहीं कर रहा है। सूट से बात, यहाँ सूट की मतलब नहीं हो रहा है, यहाँ पे सूट का वो नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सेंधा नमक अगर तुम खाते हो तो ध्यान इतना रखना है कि पथरी ना हो, आवश्यकता से अधिक ना हो। आवश्यकता की बात नहीं है यहाँ पर। वो हर मौसम के हर लोगों को सूट नहीं करता, हर जगह के लोगों को। वो जहां पर होता है उसी एरिया के लोगों को सूट करता है। ओके। तो भैया फिर कौन सा खाना चाहिए भैया? सब्जियों में सारी में नमक होता है। अच्छा, जरूर। ओके। जरूरत ही नहीं है एक्चुअली, इसीलिए तो ये कंसेप्ट चला रहा है कि नमक खाने की जरूरत नहीं है। ओके। पर बॉडी को नमक चाहिए। प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो आजकल की जो सब्जियां बनाई जा रही हैं उसके नमक का सत्यानाश कर देती है कीटनाशक दवाएं। ओके। और जो खाद यूज कर रहे हो तुम जी, तो ये प्रॉब्लम है। तो इसकी वजह से जो नुकसान हो गया तो वो तुम्हारी बॉडी को तो नहीं मिला ना फिर जो मिलना चाहिए था। जी। इसीलिए कहते हैं कि ये जो हमारे जो किसान हो गए हैं ना, ये किसान ऐसे हो गए हैं कि इनको पता नहीं क्या आदत पड़ गई है, केमिकल क्यों डालते हैं, ये क्या करते हैं, हमें बस समझ में नहीं आता है। क्या कह रहे हैं? वो किसी और से बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा जी। तो क्या समझ में आया? नमक खाना चाहिए जितना शरीर को सूट करे। नमक खाना और चीनी खाना और कोई भी खाना वही खाना है जो सूट करे। क्योंकि भैया हमने 1 साल 1.25 साल हमने बिना नमक का खाना खाया था तो कफ की मात्रा बहुत ज्यादा बॉडी में बढ़ गई थी हमारी। नेचुरली मैं यही तो कह रहा हूँ तुम्हें कि तुम हर चीज को समझो तो सही। मेरे को ही कहा डॉक्टर ने कि आपको, मेरे को सारा कुछ भी नहीं था, मेरे को ही कहा उन्होंने कि आपको तो नमक के कैप्सूल खाने चाहिए। अच्छा। क्यों? क्योंकि हम नॉर्मल नमक और वो खाते थे पर वो सफिशिएंट नहीं होता। है कि जो सब्जियां आ रही हैं वो इतनी ज्यादा केमिकली इफेक्टेड है कि तुम कुछ कर नहीं सकते, तो तुम्हें नमक डालना ही पड़ेगा। वो उस केमिकल को खत्म करने के लिए जो ये सो कॉल्ड समुद्री नमक या सांबर लेक का जो नमक है वो सारा का सारा वो होता है, क्या कहते हैं, वो फायदा करता है केमिकल को काटने में जो सब्जियों में डाला हुआ है। और जो कि ये सेंधा नमक है वो नहीं कर सकता। तुम बात को समझो भैया। किसी किसी को टाटा नमक पित्त की प्रॉब्लम करता है, एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स करता है। तो कम खाओ ना। इसका मतलब यह है कि उसको वो जो क्वांटिटी है वो एक तो ऊपर से नमक, मैं हमेशा कहता हूँ कि नमक और चीनी ऊपर से नहीं डालनी। हाँ, वो तो कुकिंग के टाइम पे डल गई। मेरी यही प्रॉब्लम थी कि मुझे पता था कि मुझे नमक चाहिए पर क्योंकि कुकिंग के उस पे डालनी, कुकिंग के बाद डालनी नहीं है तो मैं उसको इग्नोर करता रहा। नहीं, उसका तो एक बहुत आसान सा सॉल्यूशन होता है कि घी गर्म करके उसमें नमक डाल के पका लो और छौंक की तरह डाल दो। वो तो अब तो सबको पता है, अब तो बता दिया। पर पहले मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हाँ जी बताइए। ये कच्चा नमक और चीनी डालनी नहीं है, ये पता है मेरे को और सबको बताता हूँ मैं। और मेरे घर में जो सब्जी बनी है उसमें नमक कम है तो मैं यही कहता था कि यार कम से कम नमक तो डाल दो सब्जी में।
पर वो कहते हैं हमारे से ज्यादा डलता ही नहीं है, इतना ही डलता है। ठीक है, मैं भी उसको इग्नोर करता रहा, मैंने चलते थे। उसका नतीजा ये हुआ कि डॉक्टर ने बिल्कुल साफ कहा कि आपको तो नमक के कैप्सूल खाने पड़ेंगे। और सबने ये भी बता दिया कि वो कैप्सूल, खाली कैप्सूल वहां से मिलते हैं, उसमें नमक भर के और फिर खा लो। हमारे चाचा जी को खिलाए गए थे, उनको भी नमक के कैप्सूल, उनको भी यही बताया था। तो फिर मैंने कहा भैया छौंक में नमक डाल दिया करो जरा सा। इसमें भैया क्या हमारी बॉडी भी कुछ नमक छोड़ती है क्या, प्रोड्यूस करती है क्या? पसीने में क्या आता है? नमक पसीने में निकलता ही, हाँ जी। तो बॉडी में होगा तो निकलेगा ना। निकालती है पसीने से नमक कैसे? भी तुम सामने देख यार, ये तो चीजें सारी की सारी ऑब्वियस है। अच्छा, पर प्रॉब्लम ये हो गई है क्योंकि एसी कमरों में बैठते तो पसीना आता ही नहीं, तो वो नमक कहाँ जाता है फिर? अंदर रहता है, वो नुकसान करता है। बीमार कौन कर रहा है? स्किन को। अब इतनी जो स्किन डिजीज हो रही है, ये क्यों हो रही है? अच्छा, फिर मतलब बॉडी हमारा नमक प्रोड्यूस करेगी। भैया हर चीज में तो तुम नमक खा रहे हो, हर चीज में। जी, फिर तो वो वेस्ट तो बाहर फेंकना ही पड़ेगा। इतना नमक चाहिए है नहीं तुम्हें और इतना नमक खा रहे हो तुम। इसमें भैया, इसमें जो शायर वगैरह हैं जो गीत लिखते हैं, जो लिखते हैं, वो गाने भी उन्होंने बनाए हैं नमक तेरे इश्क का, वो क्या मतलब हुआ? मुझे क्या पता, लिखने वाले से पूछो। उनसे पूछना पड़ेगा ना, इश्क का नमक कौन सा हुआ? फिर मंजू जी का एक सवाल है, पूछने से डर रही है। ये पूछ ले। हवन करने से नेगेटिविटी कैसे निकालोगे? हवन करने से नेगेटिविटी थोड़ी निकलेगी, नेगेटिविटी निकाल के हवन में डालोगे तो जाएगी। कैसे मतलब, कैसे मतलब, क्या प्रोसीजर? हवन करने से नेगेटिविटी नहीं निकलती। हवन करने से तो वातावरण बढ़िया हो जाता है, और उसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो बेकार है। भाई तुमने हवन किया और एग्जॉस्ट चला दिया, हाँ, तो तुम्हारे घर को क्या मिला? हवा सब निकल गई बाहर सब पूरी। वो तो एग्जॉस्ट चलाओ या ना चलाओ, हवा तो निकल ही जाएगी 5 मिनट में या 10 मिनट में। तो तब तक तो इस्तेमाल करी। और अगर तुम्हारे ठीक से तुम जो रह रहे, कोरोना ने बता तो दिया कि दरवाजे बंद रखा करो। हाँ। फिर कोरोना ने इतना कुछ सिखाया है, तुम लोग सीखने को तैयार नहीं हो क्या? या कोरोना से नहीं सीखना, बाकी देखेंगे। कोरोना ने तो ये बता दिया कि भैया सबकी जिम्मेवारी अपनी 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 है। अच्छी तरह से बता दिया। हाँ? अच्छी तरह से बता दिया सबको। बस तो फिर, और अगर आप अपनी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं हो तो कोरोना तो बैठा ही है, फिर वो जा थोड़ी रह गई। हाँ, वो बैठा बाहर निकल के देखो, बैठा हुआ है। तो बाहर को वो एक किसी ने लिखा था कि घर में जो है वो है, क्या कहते हैं, पता नहीं क्या लिखा, उसने कोई वर्ड सा लिखा था, लक्ष्मी है घर में और बाहर निकलो तो कोरोना है। नहीं, अंदर कुछ पता नहीं क्या लिखा था, उसने कुछ टिपिकल नाम दिया था कोरोना से मिलता हुआ। अब आदमी जाए तो जाए कहाँ? और एक्चुअली स्पीकिंग
कोरोना जो है वो फीमेल कम्युनिटी को कम नुकसान करता है, पता है तुम्हें? तो इम्यूनिटी की वजह से ना, वो स्ट्रांग है इसलिए। हाँ, वो स्ट्रांग है इसलिए, इम्यूनिटी का तो नाश कर रखा उसने अपना। बेकार इधर-उधर बाहर मत खाओ, घर के अंदर लो, मुंह पे वो ढक के। अगर तुम ये डेटा मांगो सरकार से कि कितनी औरतें और कितने आदमी, तो पता लग जाएगा। लेकिन हुई है, औरतों को भी हुआ है, इन्फेक्शन तो हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हो नहीं हो रहा, मैंने ये नहीं कहा जीरो है, फिर तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। सरकार का अपना डेटा ही नहीं आ रहा है भैया, है? सरकार का अपना डेटा ही प्रॉपर नहीं आ रहा है। हाँ, पर फिर भी ये तो मतलब एक वो है ही है कि ये फीमेल्स को नुकसान कम करता है। हाँ, ये बात इसके अगेंस्ट में काफी स्ट्रांग है मेल के कंपैरिजन में। हाँ, ये बात सही है, ये बात सही तो ये कंफर्मेशन है कि फीमेल जो है 9 टाइम्स स्ट्रांगर होती है, उसका कंफर्मेशन भी कोरोना ने कर दिया। मंजू जी कह रही है पहले कोरोना, पहले आदमी को ठीक करूंगा, बाद में देखूंगा औरतों को। तो करता तो वो भी है उसने नहीं। जवाब तो सबके पास है अपने अपने। कहते आदमी बनाएगा ना, पहले आदमी देखूंगा। और एक चीज और देखी है मैंने कि जहां पे भी औरतों को कोरोना हुआ, जैसे हमारे मोहल्ले में हुआ, तो औरतों को तो हॉस्पिटल नहीं लेके गए, आदमी को हुआ उसको ले गए। क्यों? बताओ, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल भी आ ही जाते हैं, और अपने ही मोहल्ले में आ गया। वो औरत को क्यों नहीं लेके गए? यार ये तो उससे से पूछना पड़ेगा ना, मुझे क्या पता। कौन संभालेगा? क्या ये तो अपने आप निपटा लेंगी, गैस वैस जलाती रहती है, कहीं भूख पाक देंगी उसको। हाँ, मेल झेल नहीं पाएगा, इसीलिए उसको रहेगा। मेल झेल नहीं पाएगा, ये तो निपटा देगी अपने आप। वही तो कह रहा हूँ। जी जी, वो मेल को निपटा दिया उसने, तो फिर कोरोना की क्या औकात है बेचारे की, वो तो बाहर का है। जी। फिर ये तो समुद्र में नदियां मिलती हैं साफ पानी की, तो साफ पानी मतलब नदियों का पानी तो साफ होता है। ये गलतफहमी कैसे होगी तुम्हें? खारा तो नहीं होता ना। खारा क्या होता है? नमक वाला जो समुद्र का पानी होता है। बात देखो, साफ पानी की हो रही है या खारे पानी नहीं होता इसकी हो रही है, ये बता दो पहले तो। नहीं, अभी समुद्र के पानी की बात कर रहे थे ना, पहले ही वहां रुक गए थे हम लोग। समुद्र का पानी तो नेचर ने ऐसा बनाया है, बात ये हुई थी। हम क्यों रुक गए? हम तो कहीं रुकते ही नहीं, रुकने का काम ही नहीं हमारा। नेचर ने खारा पानी बनाया है समुद्र का। राख जैसी चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए, अगर राख सारी जगह हो जाएगी, वही बात है ना कि अल्टीमेटली जब अग्नि तत्व प्रधान होता है तो आग राख तो हो ही जाती है। मेरा कहने का पर्पस ये है कि जो उपजाऊ जमीन और जो बंजर जमीन है उसमें फर्क क्या है? उपजाऊ जमीन के तत्व बैलेंस हैं, बंजर जमीन के तत्व बैलेंस नहीं है। ये कहाँ लिखा है? ये तत्व क्या होते हैं? 5 तत्वों से ये सब कुछ बना है सारा। तो मैं क्या करूं? अच्छा, मैं क्या करूं इसका फिर? जो बनाने वाले ने जो बनाया, अब मैं क्या करूं इसका? करना किसी को कुछ नहीं है,
बनाने वाले बना दिया, बनने वाले बन गए। तो अब बनने वाले ना बने, हमारा काम ये है कि बनने वाले ना बने। ये क्या बात है? क्यों, सारे वो बने ही रहोगे क्या? तो क्या फर्क होता है उपजाऊ जमीन में और बंजर जमीन में? बंजर जमीन राख की बनी होती है। पर उसमें राख कहाँ से आई? ये मुझे क्या पता यार कहाँ से आई, उसकी हिस्ट्री देखोगे तो उस राख से बनी होगी वो। अच्छा, फिर वो सालों साल पड़ी रहती है, जैसे डेजर्ट्स हैं, रेगिस्तान है, वो Exactly. बंजर नहीं, रेगिस्तान में रेत होती है, रेत और राख में फर्क है। तो ये तो राख की चट्टान बन जाएंगी बाद में, बड़ी 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 धीरे धीरे। जमीन राख की बनी। ये जो पहाड़ बनते हैं ये राख के ही तो बन जाते हैं। कौन से पहाड़? जितने भी पहाड़ हैं? नहीं, जितने भी नहीं, बहुत तरह के, कुछ मिट्टी के होते हैं, कुछ राख के होते हैं। अच्छा, और क्या? एक तरह से हम ऐसे मान लें कि कोई एक जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा बार बार आग लगती है किसी चीज पे, जैसे जंगल में आग लग गई। भाई तो तुम राख- ये देखो ना कि एक इसको इस तरीके से समझो कि पावर प्लांट्स के अगेंस्ट में पोल्यूशन वाले क्यों शोर मचाते हैं और क्यों नहीं मचाते। जो ये पावर प्लांट इतने बड़े बड़े लग गए, वो राख ही तो प्रोड्यूस करते हैं, और करते क्या है? तो वो तो कैंसर भी करता है। क्या? जहाँ पे भी पावर प्लांट लगे हैं वहाँ कैंसर भी बहुत ज्यादा देखा जाता है। भाई वही तो कह रहा हूं ना कि कैंसर क्यों होता है ये समझो। वो हवा में भी आ गया तो फेफड़ों में भी जम गया, और वो जमीन में भी जम गया तो जमीन बंजर हो गई। अच्छा, इसका मतलब राख की टेंडेंसी है कि वो जम जाती है और वो फिर इसीलिए गैस का प्रोविजन करा गया कि इससे राख नहीं बनती। जम जाती है। अच्छा, गैस नुकसानदेह नहीं है? नहीं, उसके अलग नुकसान है, उसमें भी है ना नुकसान तो। भाई बात तो राख की, बात तो उसकी नुकसान और फायदे की तो अभी बात की बात है। हाँ, ठीक है। राख को भाई ये देखो ना कि नहीं तो राख वाला सिस्टम चल ही रहा था, उसको क्यों बंद करा गया? हाँ वो ठीक है, वो राख को वो जो जलाने का जो खेतों में जो बच जाता है उसको जलाते हैं, उस प्रोविजन को बंद करने का क्यों कहा गया? प्रदूषण फैल रहा है इसीलिए। नहीं, प्रदूषण नहीं फैल रहा, राख जो है खेतों को बंजर बनाती है। तो जो लोग जला खेतों को बंजर बनाती है, तो जिसने जलाई राख, ये तो सिर्फ फर्क ये है क्योंकि वो जलाने के बाद उसमें दोबारा हल चला देते तो राख जो है वो हो जाती थी, मतलब एक साथ नहीं रहती थी, तो उसको जमने का मौका कम मिलता था। ओके। तो ये किसानों का तो हाँ, किसान लॉजिक देते हैं कि इससे हमारी जमीन की उपजाऊपना बना रहता है, हम तो इसीलिए चला रहे हैं। वो तो कहने को तो जो मर्जी कह दो ना, मूर्ख है। किसान जो है आत्महत्या क्यों कर रहा है? इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसने दूसरों का ख्याल रखना छोड़ दिया। नहीं तो एग्रीकल्चर का प्रॉफिट मार्जिन कितना है पता है तुम्हें? नहीं भैया, अभी आप बताइए। 1 रुपया लगाते हो और 1000 रुपया मिलता है रिटर्न में। ओके। पता है तुम्हें ये बात? नहीं भैया। क्यों नहीं पता? एक गेहूं का दाना डालो तो कितने दाने मिलते हैं? नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन वो जमीनों के रेटों के हिसाब से तो उनके पास कुछ भी नहीं आ रहा है ना। तो जमीन का रेट तो कोई भी बना लेगा ना यार, ये तो फिक्टिशियस रेट तो जो मर्जी बना लो, यही तो प्रॉब्लम है। काउंटिंग तो वो यही कर रहे हैं ना आज की तारीख में। वो देखो, एक बात आओ कि कोई कहेगा कि मेरे को तो हवाई जहाज अपने घर में रखना है, अब मैं तो खर्चा अपना उस हिसाब से लगाऊंगा, तो उसका तो कुछ नहीं किया। लालच क्या आता है? लालच तो जब वो लालच बढ़ता इसीलिए है क्योंकि एक का 1000 मिल रहा हो तो लालच बढ़ेगा ही ना। इसी को बोला गया ना भाई, धरती सोना उगलती है, इसी को तो बोला गया, और किस चीज को बोला गया? नेचुरली
मैं वही तो कह रहा हूँ कि तुम लोग मतलब जो सारी चीजें हिस्ट्री के पीछे पड़े रहते हो, और हिस्ट्री में है क्या ये किसी को नहीं पता, और पता भी है पर उसको पता ही नहीं कि जोड़ना कैसे है जिंदगी से। हाँ जी, हाँ जी, ठीक बात। जब एक बार जब यहाँ पर पंजाब में कुछ ना वो चक्कर चला था, वो खालिस्तान वालिस्तान का, बड़े सारे वो टेररिज्म चल रहा था, तो बहुत सारे सिख जो है वहां से शिफ्ट कर गए यूपी में। हाँ जी, और उनको जगह दे दी, कोई बंजर जमीन पे जगह दे दी। अच्छा, समझे? जी जी। और वहां पे आज की तारीख में, या पिछले 10 साल की बात कर रहा हूं मैं, 15 साल पहले भी चले जाओगे तब भी शायद यही वैलिड है कि वहां पर मैक्सिमम पैदावार होती है। शायद आप देहरादून की बात कर रहे हैं, देहरादून की जमीनें उनको दी गई थी। मुझे पता नहीं क्या था क्या नहीं, पर मुझे ये पता है कि उन्होंने उस बंजर जमीन से इतनी पैदावार करवा दी कि उतनी पैदावार किसी जगह पे नहीं होती। उसका कारण क्या है? बड़ा सिंपल सा कारण है कि उन्होंने जो राख वाली लेयर थी वो मिट्टी के नीचे चली गई थी, उसको फोड़ दिया, उसको काट दिया, उसको एक साथ नहीं रहने दिया। तो ऊपर का इतना हिस्से में मान लो राख है 6 इंच में, तो वो 6 इंच खोद दिया सारा। नहीं, मिट्टी मान लो राख का जो वो था लेयर थी, उसके ऊपर 1 फुट मिट्टी आ गई, 2 फुट मिट्टी आ गई, पता ही नहीं राख थी कि नहीं थी। अच्छा, मतलब वो मिला दी मिट्टी में। हाँ, तो मिट्टी में मिलाने से या रेत में मिलाने से राख जो है फिर वो हो जाती है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती है एक किस्म से, क्योंकि राख की क्वांटिटी इतनी नहीं है जितनी रेत और मिट्टी की है। ये जो तुम अगर देखोगे कि पहले मकान बनते थे तो मिट्टी की लिपाई होती थी, मिट्टी से जोड़ी जाती थी ईंटें। हाँ, पता है कि नहीं पता? देखे हैं। हाँ जी। देखे। तो वो ईंटें मिट्टी से इसलिए जोड़ी जाती थी क्योंकि उसमें राख मिली होती थी, तो वो जो है पकड़ का काम कर लेती है, राख जम जाती है। हाँ, इसीलिए अब राख की ईंटें बनने, जो पावर हाउस की जो राख निकलती है उसके अब ठेके छूटते हैं और ईंटें बनने लग गई हैं उसकी। हाँ, राख की वो राख को पुराली में पता नहीं किस चीज में मिला करके कोयला बनने लग गया। कई तरीके से मिलता है। राख को थोड़ा देर में मिला के कोयला बना तो राख तो ऐसी चीज रहेगी, थोड़ी होती है ना, जलता तो उसमें उसका एडवांटेज क्या मिला कि एक तो पराली जो है वो पकड़ी गई, तो कोयला बनने से वो गट्ठर सा बन गया, तो वो चलता कहीं दिन है। एक कोयला जो आधे घंटे में फूक जाता था वो कोयला 10 दिन चल जाता है। दीपक, तो आज से एक तो ये काम कर लेना कि हवन जब करो तो कुछ सोच लेना कि यार ये जो है, ये पहले पता है एक ना संकल्प लिया जाता था कि मैं हवन इस पर्पस के लिए कर रहा हूं, पता है या नहीं पता? हाँ जी, है? हाँ जी, पता है ना? तो वो संकल्प क्यों लिया जाता था? इसीलिए लिया जाता था कि है बिना किसी संकल्प, इसलिए संकल्प इसलिए लिया जाता था कि तुम एक काम करने जा रहे हो और वो काम मेरा पूरा हो जाए, उसके लिए मैं हवन कर रहा हूं।
तो उस काम में करने के लिए जो नेगेटिविटी होंगी उसको मैं आहुति दे रहा हूं। पर हमें कौन सा काम करना है? हमें कौन सा काम करना है? परिवार नहीं चलाना क्या? आगे आने वाली जनरेशन को चलाना नहीं है क्या? मतलब 9 गुना स्ट्रांग होने का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी 90% हो गई, तो वो पूरी कैसे होगी? हवन करेंगे, हवन करेंगे। एक्चुअली चक्कर ये है कि औरतों से हवन का इसलिए सिलसिला वो हो गया था, कब डिस्कार्ड हुआ कब बंद हुआ ये नहीं मुझे पता। औरतें नॉर्मली हवन में नहीं बैठती थी। अच्छा, वो इसलिए किया गया कि क्योंकि वो गैस वैस जलाती है, उनका तो हवन दिन में 10 बार होता है, लेकिन उस हवन में उन्हें करना क्या है ये तो पता ही नहीं, खाली रोटी पका के आ जाती है। पर हवन तो हो ही जाता है। हवन ऐसे कैसे हो जाएगा? तुमने रोटी बनाने का संकल्प लिया था, हवन कर दिया, रोटी बनाने का लिया, रोटी बन गई, और तुम्हें फायदा क्या हुआ उसका? बहुत फायदा हो जाता है और फिर बताती नहीं है। ये रोटी बना के सबने खा ली सारे। जब बताएंगी किसको? कोई पूछेगा तो बताएंगी ना। वो कोई पूछेगा तो भी नहीं बताएंगे, वो कहेंगी मैंने तेरे लिए रोटी बनाई तो मेरे को धन्यवाद दे। वही ये नहीं बताती कि क्या फायदा होगा। फायदा होता है, हर एक औरत को होता है किचन में जाने का, किचन में काम करने का, हेल्थ पे बेनिफिट होता है। और बहुत अरे यार ये तो अभी कोरोना का मैंने एग्जांपल क्यों लिया? कोरोना का एग्जांपल लिया इसीलिए है मैंने कि औरतों को कोरोना जैसी चीज भी नुकसान नहीं कर पाई ज्यादा। वो कुछ करते तो ऐसे भी है ना जो कुछ नहीं करते। वो किचन जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, बट प्रॉब्लम यहां पर ये है कि किचन इम्यूनिटी मेल को नहीं करता। अच्छा, हाँ ये भी इश्यू है, क्योंकि उसका कंपोजिशन ही वैसा नहीं है बेचारे का। तुम सारे तत्वों की बात करते हो, तुम्हें पता भी है तत्व करते क्या है, तत्वों का मतलब क्या है? सारे तत्व ज्ञानी हो गए। अच्छा, हम में से ना एक्चुअली शायद कोई भी नहीं है जिसको जानने में भी इंटरेस्ट है कि तत्व करते क्या है। इसीलिए नहीं इंटरेस्ट ना, कि औरतें कहते हैं हमारे ट्रेड सीक्रेट ना पता लग जाए। हमने याद कर दिया। और आदमी ये सोचता है कि यार मैं मतलब किचन में कोई काम करूं या ना करूं मेरे को मतलब। और आदमी अगर किचन में काम करता है ना तो एक्चुअली उसको नुकसान होता है, पता है तुम्हें? क्यों? उसकी हेल्थ को? और नहीं तो। अच्छा, हाँ, मतलब किचन में गैस पे खाना बनाना, बाकी काम तो कर ही सकता है जैसे सब्जी। नहीं किचन में जब भी गैस जलाओगे तो हवन होता है, वो उसको पता ही नहीं है हवन का मतलब क्या है। पता तो औरत को भी नहीं होता, तब वो जला लेती है, फूंक देती है बस। तो उसको उसके कंपोजिशन को तो फायदा करता ही है ना वो जो भी करता है। भाई कोरोना की जो मैंने एग्जांपल ली वो इसीलिए दी, किसी को थोड़ी पता है कि तुम किचन में हवन कर रही हो, लेकिन हो तो रहा है ना। होता है, ये तो बहुत मतलब बिल्कुल टेस्टेड है कि कभी भी हेल्थ प्रॉब्लम है, किचन में जाके अपनी पसंद से कुछ कुक कर लिया तो वो हेल्थ प्रॉब्लम बहुत हद तक ठीक हो जाती है, 50% तक कम हो जाती है। अरे यार यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि आदमी को किचन में काम करने से नुकसान होता है, औरत को किचन में काम करने से फायदा होता है। मतलब आदमी सब्जी काटे तो वो किचन के बाहर बैठ के काटे, अंदर ना काटे। काटने पीटने का काम बाहर ही होना चाहिए, किचन में होना चाहिए। भैया खाना खाने में कितना सपोर्ट करते हैं हम लेडीज को। तुम्हारी तो प्रॉब्लम ये है कि तुम कुछ कह भी नहीं सकते। हम अगर न खाएं तो ये लोग करेंगे क्या बना के? अपने लिए बनाएंगी ना। अपने लिए कहाँ बनाती है, वो तो हमारे लिए सब बनाती है।
वो कहती है भाई 9 टाइम स्ट्रॉन्गर है तो 9 टाइम भूख भी तो उसी को लगती है। तुम ये क्यों नहीं समझ रहे हो? हमारे घर में बिल्कुल क्लियर है कि किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, बात खत्म। कोई बहस ही नहीं। मतलब पहले जो है ना, अगर तुम ठीक समझो, ठीक मतलब समझने की कोशिश करो, तो पहले मंदिरों में हवन होते थे। हाँ। और जो साधु संत जो बैठते थे वो धूना लगाते थे। धूना क्या होता है? वही हवन की वो, और वो कंटिन्यूअस चलती थी। अच्छा, वो राख को भी ना एज ए मेडिसिन यूज करते हैं कुछ लोग, मैंने देखा है, वो अपने शरीर पे भी लगा लेते हैं। इनफैक्ट क्योंकि वो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो जला रहे हैं वो उस तरह की राख प्रोड्यूस करती है, वो दवाई प्रोड्यूस करती है एक्चुअली। तुम कैप्सूल में क्या भरा हुआ है ये पता है तुम्हें? नहीं। राखी तो है। अच्छा। और क्या भाई, तुम मिट्टी का लेप, नेचुरोपैथी में मिट्टी का लेप करते हैं, वो क्या है? मिट्टी है। मिट्टी है। तो मिट्टी में क्या क्या है ये थोड़ी पता है तुम्हें? फिर किस तरह की प्रॉब्लम के लिए उस मिट्टी में कितनी राख मिलानी चाहिए ये पता नहीं है ना किसी को। मिट्टी में आधी अधूरी सी है नेचुरोपैथी तो। हाँ, नेचुरली उसके रिजल्ट्स भी आ जाते हैं। बस तो फिर भी लोग कर लेते हैं। और कुछ लोग तो फंस भी आ जाते हैं। मैं फंस नहीं आई। रिजल्ट आ गया पापा। मैंने ये कहा कुछ लोग तो ये जो पानी वहीं मरता है जहाँ पे। ये कोई बात नहीं है। क्या समझे? बीचों बीच समझे ये कि राख पहली बात जो ये समझ लो, समझे या क्या समझे मुझे नहीं पता, पर समझ लो कि जब हवन कर रहे हो तो अपनी नेगेटिविटी को उसमें फूकना है, ये संकल्प लेके बैठना है। पर अपनी नेगेटिविटी पता कैसे चलेगी कि ये वाली अब मान लो एक दिन में जरूरत नहीं है, बस संकल्प ले लो कि मेरे को अपनी नेगेटिविटी इस हवन में फूकनी है, तो जितनी फूक जाए। बस ये बोल दो कि मुझे अपनी नेगेटिविटी इस हवन में फूकनी है। ये हम प्रोसीजर में ये लाइन ऐड कर सकते हैं। आधे लोग तो भाग जाएंगे, कहेंगे अच्छा उसी से तो जिंदगी चल रही थी। वही, फिर तभी तो ये कह रही जब सारी नेगेटिविटी फूक जाएगी तब क्या करेंगे? तब की तब देखेंगे, पहले करो तो सही। औरतों का दिमाग इतना ही चलता है, सारी फूकी तो सीधा अल्टीमेट। ये दिमाग नहीं चल रहा। हाँ। ये दिमाग नहीं चल रहा। तो इतना भी अगर कर लोगे तो ये हिस्ट्री नाम का जो वो है ना भूत, ये उतरने लगेगा। तो अब तुम्हें एक चीज याद रखो कि हिस्ट्री की बात करना बेकार है, तो मत करो उसकी बात। तो जितनी भी तुम हिस्ट्री की बात करोगे उतना ही अपना नुकसान करोगे, और जिससे बात कर रहे हो उसका नुकसान करोगे। भैया हम बात में हिस्ट्री का उदाहरण तो ले सकते हैं कि जैसे महाभारत का हम एग्जाम्पल लेते हैं कई बार कि कृष्ण ने ये किया या द्रौपदी ने ये कहा, या उसके उदाहरण लेना भी नुकसान देगा? एक्चुअली नहीं, हिस्ट्री बनी उदाहरण लेने के लिए होती है। हाँ। लेकिन अगर उदाहरण के चक्कर में तुम हिस्ट्री में फंस के रह गए तो फ्यूचर तो खत्म हो गया। तो इसलिए वो उदाहरण लेने भी बंद करो, बंद ही करें। सिर्फ टीचर ले सकता है। तुम लोगों को ये बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें तैयारी ये करनी है या करवानी है आगे भी और लोगों को भी कि भैया जो तूने कर्म कमा रखे हैं वो तो कहीं नहीं जाने वाले, वो तो तुझे भुगतने ही पड़ेंगे क्योंकि तूने कमा रखे हैं।
हम तेरे को वो रास्ता बता रहे हैं कि अगर वो कर्म तेरे को कष्ट दे रहा है, अगर तो तेरे को मौज दे रहा है तो मौज करनी है कि नहीं करनी है वो डिसाइड कर ले, और अगर तुझे कष्ट दे रहा है तो ये तरीका अपना लेगा तो तेरे कष्ट कम हो जाएंगे। दे जी ठीक है। कर्म तो सबने अपने अपने कर्म फल कमाए हैं, अगर कर्म फल एंजॉयमेंट दे रहे हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नहीं देख ना, एक बात यहाँ पर ये समझ लो कि एक्चुअली स्पीकिंग मतलब तुम्हें पता होना चाहिए, तुम आगे बताओ या ना बताओ वो एक अलग इशू है, क्योंकि सारी चीजें अगर आगे सामने वाले को बताओगे तो जब तक उसकी योग्यता नहीं होगी उसको समझ में नहीं आएगी। पर तुम लोगों की योग्यता अब इतनी हो गई है मेरे हिसाब से कि तुम्हें ये बात समझ आनी चाहिए कि एंजॉयमेंट में भी कर्मफल तो जुड़ेंगे ही। कैसे कैसे मतलब, वो तो कर्म है, कोई भी चाहे एंजॉयमेंट का करो चाहे वो करो, कर्म का कर्मफल तो जुड़ेंगे ही। अरे मेरे घर में पंखा है, मैंने पंखा ऑन किया, स्विच ऑन किया और पंखे की हवा आने लगी। मेरे घर में पंखा नहीं है तो मुझे कष्ट है। तो कर्म किया तूने, स्विच ऑन, अरे तूने कर्म किया स्विच ऑन कर दिया, हवा आने लगी तो रिजल्ट मिल गया ना। आपने कहा कि उस कर्मफल को एंजॉय करने के लिए भी तुम्हें कर्मफल आएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी कर्म करोगे उसके कर्मफल आएंगे। जो भी कर्म करोगे उसके कर्मफल आएंगे, ठीक है, ये तो नियम है। ठीक है, फिर इसमें इफ एंड बट तो हो ही नहीं सकता ना। पर कर्मफल, कुछ कर्मफल एंजॉयमेंट देते हैं, कुछ कर्मफल कष्ट देते हैं। अरे वही इसीलिए कहा गया है कि कर्म फल जो कर्म फल होता है वो कुछ नहीं देता, ना कष्ट देता ना एंजॉयमेंट देता। तो वो क्या दे रहा है? ये तो सब कुछ ही गोल गोल हो गया। ये पहले भी बताया ना कि कर्म फल तो सिर्फ विचार देता है, तो कर्म फल खत्म हो गया, विचार दे दिया उसने। अब विचार का जो तुम क्या करोगे वो फल, वो तुम्हारा भुगतना है। विचार थोड़ी मतलब विचार भी देता है और बाकी कुछ भी देता है। मान लीजिए बीमारी आ गई या संतान, यार बीमारी से क्या मतलब है, विचार देता है वो सिर्फ, बीमारी तो तुम कन्वर्ट करते हो उसको। हमने उस विचार को बीमारी में कन्वर्ट किया होता है। हाँ, ये सारे काम तुम करते हो अपनी फ्री विल से। अच्छा, नेचुरली भाई, जो प्रकृति का रूल है वो थोड़ी बदल जाएगा तुम्हारे लिए है? नहीं समझा, क्या कह रहे हो? आवाज गायब हो गई। कौन कह रहा है? हेलो, हेलो, कौन कह रहा है? क्या? कोई नहीं बोल रहा भैया, कोई कुछ नहीं बोल रहा। अच्छा, सारे चुप हो गए थे क्या? हाँ। अच्छा, फिर कुछ कंफ्यूजन हो गया क्या? कंफ्यूजन? ठीक है। एक रूल पर, प्रकृति के रूल्स, तभी मैं कहता हूं कि तुम लॉ ऑफ नेचर को समझो, फिर अपनी अपनी चीजें ऐड करो अपने आप। डिस्कशन की चीजें वो नहीं होती जो तुम्हें ऐड करनी है। नेचर के नियम समझोगे तो समझा सकते हो आगे किसी को। तो नेचर का नियम ये है कि हर कर्म का फल मिलता है, हर कर्म का, और कर्म फल जो है वो जब आने का टाइम होता है उसको तो वो आता है, तो एक विचार के रूप में कर्म फल, ये समझो कि कर्म फल जो है बीज जैसे है, जब बीज नष्ट होता है तो जड़ें बनती है ना। तुम एक साथ समझने की कोशिश करो कि विचार, जो कर्म फल है वो एक बीज है। हाँ। बीज क्या करता है, जब तुम उसको बोते हो तो वो बीज जड़ में कन्वर्ट होता है। तो जड़ जी विचार है। अच्छा, जब हमने कर्म किया तो एक तरह से हमने एक बीज बो दिया, जब उसका जड़ बना तो वो उसका फल आया। हाँ, तुमने बीज बो दिया, जब तुमने कर्म किया तो बीज बो दिया, उसी टाइम बीज बो दिया। हाँ। और जब उसका फल आया
तो वो जड़ बन। अभी तो कर्म फल नाम दिया गया ना इसको, कर्म बीज क्यों नहीं दिया गया? हाँ, नेचुरली फल कहा गया है। तो जो तुमने कर्म किया वो बीज बोया, तो फल मिला, तो आप कह रहे हैं कि फल भाई मीठा भी हो सकता है, खट्टा भी हो सकता है। आपने कहा नहीं, तुम मीठे फल करोगे तो भी तुम्हें कर्म आएंगे, कर्म फल मिलेंगे। अच्छा, तो ऐसे भी पॉसिबल है कि हम कर्म फल को ले ही ना? नॉट पॉसिबल। बिल्कुल पॉसिबल है। नहीं, कर्म फल तो लेना ही पड़ेगा, पर विचार का क्या कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा आगे का। तो मैं ये कहता हूं कि कोशिश ये करो कि वो विचार तुम्हें एक ही कर्म फल दे, 1000 ना दे। एक तो देगा ही देगा। एक तो देगा ही। फिर जब एक इस लेवल पे पहुंच जाओगे कि जब एक कर्म फल तुम्हारा आया, उसको एग्जीक्यूट किया और उसका एक ही फल मिला, तो समझो तुम मुक्ति के रास्ते पर आ गए। अच्छा, ये तो बहुत कम पता लगता है कि बोलो ना यहाँ के, वहां से बोलो। लो, बोलो ठीक से बोलो, बोलो ना आप। ये तो बहुत कम पता लगता है कि ये वाला कर्म फल इस चीज का है, ये वाला। नहीं, ये पता करने की जरूरत नहीं है ना कि किस चीज का है। प्रॉब्लम यही है कि हम ये पता करने लग जाते हैं कि ये जो मेरे को कर्म फल आया ये क्यों आया। अगर तुम इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि ये जो कर्म फल आया है वो मैंने कुछ ना कुछ कर्म किया होगा, उसकी वजह से ये कर्म फल आया, भाई यहां तक रखो। फिर हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमने ये जो कर्म किया था बस इसका एक ही कर्म फल आया है? ये तो अभी एग्जाम्पल बताया तो कि मान लो मेरे दिमाग में मेरे को एक विचार आया कि मेरे को किसी के घर में चोरी करनी है, तो वो कर्मफल आ गया ना कि मेरे कर्मफल ने मुझे बताया कि यार तेरे को उस घर में चोरी करनी है क्योंकि उसने तेरे से पैसे लिए थे, वापस नहीं करे। तो अब मैं क्या करूंगा? अगर मैं डिसाइड करता हूं कि मुझे चोरी करने जाना है, तो मैं फिर चोरी करने के लिए सारी चीजें इकट्ठी करूंगा कि नहीं करूंगा? तो जितनी चीजें तुम इकट्ठी कर रहे हो वो सारे के सारे, हर चीज इकट्ठा करना है, एक कर्मफल, कम से कम एक कर्मफल लेके आएगा। तो तुमने अगर 10 चीजें इकट्ठी करी तो मिनिमम 10 कर्म तो ये कर्मफल तो कर्म तो बन ही गए। मैं गाड़ी का अरेंजमेंट किया, मैंने तिजोरी तोड़ने का अरेंजमेंट किया, मैंने ताला तोड़ने का अरेंजमेंट किया, मैं गेट से कैसे जाऊंगा अंदर, ये सारी प्लानिंग जितनी भी कर रहे हो, तो ये सारी प्लानिंग कर्मफल ला रही है। अच्छा, और जो एंजॉयमेंट वाली तरफ के सोच लो अब कि मेरे को अगर 50,000 रुपए सैलरी मिली, अब मैं उसको कैसे कैसे खर्चूंगा उसकी प्लानिंग बनानी शुरू कर दी मैंने। तो हर कर्म होता जा रहा है। ये प्रॉब्लम यह है कि कर्म और कर्मफल को क्यों नहीं समझना चाहा लोगों ने। ये जब जो है कोई कर्म फल आता है तो वो विचार के रूप में आता है, तो हमारी फ्री विल होती है कि उसको हम कैसे भुगते हैं। तो जो वो मोमेंट है, जब वो विचार आता है, तो उस चीज को हम कैसे वो कर सकते हैं कि ये हुआ है, मतलब उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी है? भैया अब तो विचार तो तुम्हारे पास आ गया ना, अब तुम्हें डिसाइड करना है उसका क्या करना है। तो वो डिसीजन बुद्धि लेगी भाई इसको क्या करना है। नेचुरली
बिल्कुल। बहुत से विचार तो हम ऐसे मान लीजिए, ये तो नॉर्मल विचार है जी, ये तो नॉर्मल क्या होता है जी? नॉर्मल क्या होता है? नहीं, जैसे विचार तो कोई भी हो, उसका कर्म तो बन ही गया ना, वो कर्म तो आया ही है ना, वो फल तो आया ही है ना उसका। वो विचार तो विचार है, चाहे उसको तुम नॉर्मल और एबनॉर्मल ये सारे लगाने की जरूरत क्या है? बस सिर्फ विचार को विचार ही रहने दो ना, उसको बेचारे को क्यों छेड़ते हो? हाँ सही बात, बिल्कुल सही बात। उसके आगे पीछे कुछ लगाने की क्या जरूरत है? जी। तो इसका मतलब विचार शून्यता जो आती है वो अच्छी चीज होती है। विचार शून्य जब हो जाता है आदमी, विचार शून्य तो मुझे लगता है होता ही कुछ नहीं है, बस एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री बना रखी है। विचार शून्य कुछ होता है भैया? विचार शून्य कहते नहीं है मेडिटेशन वाले, विचार शून्य। मैं विचार शून्य ही तो रहता हूँ। आप रहते हो, वैसे कोई हो सकता है? तो हाँ, क्यों नहीं हो सकता? अच्छा भाई नॉर्मली विचार जो है, अगर किसी ने कुछ किया और तुमने उसको देखा और उसके ऊपर तुम्हारा रिएक्शन हुआ, अच्छा, इसको नथिंग बॉक्स कहते हैं, ये पब्लिसिटी कहते हैं नथिंग बॉक्स। ये कहते हैं नथिंग बॉक्स है नथिंग बॉक्स नथिंग वॉक बॉक्स बॉक्स कि कुछ नहीं सोच रहे। मतलब ये एग्जैक्टली विचार कुछ भी आया, हम उसको किस वे में हमने उसको लिया या हमने उसको डिलीट मार दिया, फाइनली हम बस वो हमारा कर्म फल डिसाइड करेगा नेचुरली। बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है कि अगर तुमने वो कर्म जो तुम्हें विचार आया उसके ऊपर साथ के साथ निपटा दिया तो ठीक है जी। अगर उसको बीज मान के एक और पेड़ लगा लिया तो वो पेड़ के फल आएंगे, वो खाने पड़ेंगे। ओके। कभी कभी हमारे साथ ये होता है कि कोई विचार आता है या कोई कि हम ये करेंगे, उसके कुछ समय बाद उसको बिल्कुल भूल जाते हैं, तो क्या वो हमने डिलीट मार दिया उस विचार को? किसने कहा? ये कैसे माना जाएगा? बाप का रह गया? बिटाना पड़ता है हर चीज को, पड़ा रहेगा, वो पेंडिंग पड़ा रहेगा। अच्छा, वही तो कूड़ा बनता है। उसी वक्त का डिसीजन होना चाहिए, भाई इसको करना है या नहीं करना है, करना ही 2 दिन के पड़ेगा, बाद कोई चॉइस ही नहीं है, या आधे घंटे के बाद करना है। उसको रिजेक्ट भी करना है तो रिजेक्ट करना पड़ेगा। जी 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 बिल्कुल। भूल जाना ऑप्शन नहीं है। भूल जाना तो वो रह गया ना, बीज रह गया ना उसमें फल का, तो वो तंग करेगा ही जी। बीमारी वही तो बीज बनते हैं। जिस विचार को तुमने बिना एग्जीक्यूट करे छोड़ दिया वो बीमारी है। भाई हमने संकल्प ले लिया, उसको पूरा नहीं किया तो वो बीमारी आ गई हमारे पास। वो अच्छा भैया, जैसे कोई विचार आया और उससे रिलेटेड हमने बहुत सारी चीजें सोच ली कि भाई मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वहां जाऊंगा, और फिर हम उसको कर नहीं पाए, तो उसका कहाँ क्या रिजल्ट आएगा? कर्म फल तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि तुम डिसाइड कर लिया कि तुमने ये करना है, ये करना है, ये करना है। कर नहीं पाए वो क्योंकि तुम्हारी एफिशिएंसी नहीं थी। ओके। तो उसका श्रम, इसीलिए 2 चीजें कही गई हैं, कर्म फल और श्रम फल। जी। तो कर्म जो श्रम फल है उसको तुम कर्म फल नहीं मान सकते। ओके। ठीक है भैया। श्रम फल कब होता है? ये श्रम फल कब आता है? मतलब कोई काम किया, बुद्धि क्या कर रही है? बुद्धि का काम है, जैसे वो डिसीजन ले लेगी कर्मफल आ गया। हाँ जी। उस काम को कर लिया तो वो श्रम फल मिलेगा फिर हमें उसका तो श्रम फल है, वो मिले ना मिले उससे कोई मतलब ही नहीं है। हमें श्रम फल से हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो कर्म फल तक खत्म हो गया हमारा काम। ये एक क्वेश्चन है, हमने कोई काम किया और किसी ने उसके लिए बहुत तारीफ की, या कई बार हमने कोई काम किया उसको किसी ने बहुत बुरा कहा कि ये तो बहुत बुरा काम किया तुमने, तो ये श्रमफल है, तारीफ या बुराई, या कर्मफल है?
श्रम कर्म फल का तो किसी दूसरे से कोई कनेक्शन है ही नहीं। ओके, तो ये शब्द श्रम- जो है वो श्रम फल है, जो तुम बोलते हो वो श्रम फल है। वो किसी ने तारीफ की या किसी ने बुराई की, ये सब श्रम फल है। हाँ, शब्द जब बन गया तभी तो अक्षर को कहा गया है कि अक्षर जो कभी क्षय नहीं होता। जी। और शब्द चुनने चाहिए, नहीं तो वो नुकसान बहुत करते हैं। शब्द को ब्रह्मास्त्र कहा गया है। शब्द ही ब्रह्म है। क्योंकि शब्द तो नुकसान बहुत करता है। और शब्द जो है बोलने से मतलब नहीं है। जब तुमने डिसीजन लिया तो शब्द क्रिएट हो गया। जी। तो उसी लेवल पर ध्यान रखना है। शब्दों को चुनने का मतलब यही है कि 10 शब्द अगर उसके है तो सामने वाले को कौन सा शब्द समझ में आएगा, वो वही शब्द इशू करोगे तो फायदा होगा, नहीं तो नुकसान तुम्हें ही होगा। चलो अब फिर कल करेंगे यार, अब तो टाइम बहुत हो गया। जी। है ना, इसको कर लेंगे। अब वो अपना अहम शवम शिवम अहं सत्यं अहं शवं शिवं पंचतत्व सत्यं पंचारक सत्यं कृष्णांशेयात्मा सत्यं जगत सुंदरम जगत सुंदरम अहं शवं शिवं पंचतत्व पंचतत्व सत्यं पंचारक सत्यं योगा सत्यं आत्मा आत्मा सत्यं सत्यं जगत सुंदरम शवं शिवं पंचतत्व सत्यं पंचारक सत्यं योगा कृष्णांशीयात्मा प्रणाम भैया। प्रणाम भैया। राम जी नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते।